जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। आज एक बहुत अहम जजमेंट आया है। जजमेंट धारा 370 और 35A को लेकर है। बहुत लोगों को इसका इंतजार था। इसके ऊपर अलग अलग किस्म से प्रतिक्रिया आई है। इस प्रतिक्रिया के बारे में बात करेंगे, जजमेंट के बारे में बात करेंगे और इसके इमोशनल पहलू के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लीगैलिटी के ऊपर सरसरी तौर पर नज़र डालते हैं। मैं सरसरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सब ने इसके डिटेल्स टेलीविज़न से और मुख्तलिफ सोशल मीडिया की फॉरवर्ड्स और पोस्ट से आपने डिटेल्स जान लिए होंगे। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरी लीगैलिटी को लेकर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जहां तक सॉवरेनिटी का सवाल है वो उसी दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का निर्णय लिया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। तो सॉवरेनिटी, चाहे वो एक्सटर्नल साइड से सॉवरेनिटी हो या इंटरनल सॉवरेनिटी हो, वो सारा मसला तभी खत्म हो गया। एज फार एज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की चुनौती की बात है 5 अगस्त 2019 को लेकर, उसके बारे में भी बिल्कुल क्लैरिटी से बात कर दी गई है कि उसमें कुछ भी इलीगल नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा देश मौलिक अधिकारों वाला देश है, फंडामेंटल राइट है, कोई भी कोर्ट भी जा सकता है, अपनी बात रख भी सकता है। और बहुत लोग नाखुश थे इस चीज़ को लेकर कि धारा 370 लेके के को हटा दिया गया है और एक पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू हटाया गया है, ऐसा कईयों का मानना था। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने याचिका दायर करी और उसका फैसला आज आया है। इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस पार्टी एज वी ऑल नो इस जजमेंट से खुश नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहती है कि जो फेडरल ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको नुकसान होगा। वहीं जम्मू और कश्मीर की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्लाज की हो या सजाद लोन की पार्टी हो, ये सब इस चीज़ को लेकर नाखुश हैं, जजमेंट से प्रसन्न नहीं हैं और ये बात करते हैं कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मायूस होना इस्लाम में हराम है और हम इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे और अपने हक ज़रूर हासिल करके रहेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। अब बाकी लोगों की प्रतिक्रिया वो इसके पक्ष में है। मैं देख रहा था जनरल वेद मलिक, जो भारतीय सेना के चीफ रहे हैं कारगिल के टाइम, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। वो इस बात को लेकर बहुत खुश है कि ये एक रोड़ा था देश के साथ इंटीग्रेशन का जम्मू और कश्मीर को लेकर, वो रास्ते से हट गया है। वहीं जनरल KJS ढिल्लन है, जो जब धारा 370 हटी थी तो उस समय वो कोर कमांडर थे और वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत प्रसन्न है। इसी प्रकार से बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर प्रसन्न हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि धारा 370 एक बहुत बड़ा रोड़ा था कश्मीर का भारत के साथ इंटीग्रेशन को लेकर, विलय को लेकर, और ये रोड़ा, ये स्पीड ब्रेकर या ये अड़चन हटा दी गई है। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि इसमें कोई दम नहीं था, ये पूरी तरह डाइल्यूट हो चुका था, ये एक सिंबॉलिक था और इसको हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ग्राउंड रियलिटी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, ना बिजनेस पर पड़ा है, ना लोगों के जीवन स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड्स पे फ़र्क पड़ा है। तो ये एक सांकेतिक तौर पे था, एक सिंबॉलिक एक्ट और आर्टिकल था। इसको हटाना भी एक सिंबॉलिज्म है, कॉन्क्रीट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। लेकिन अगर इसके कानून में जाया जाए, इसके अंदर जाया जाए, तो आप देखेंगे कि धारा 370 हटने के बाद जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जितने भी ट्राइबल लोग थे,
उन लोगों को हक मिला है, बराबरी का हक मिला है जो पहले नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, इंडिया का बंटवारा हुआ, तब पाकिस्तानी इलाकों से यहाँ पर आए। जब हम पाकिस्तानी इलाके बोलते हैं तो हम मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद के इलाके बोलते हैं। ये इलाके पहले रियासत में थे, लेकिन ये यहाँ पर रेफ्यूजी बनकर आए तो इनको भी उस तरीके का स्टेटस नहीं मिला। वहीं साथ सियालकोट और पंजाब से भी लोग आए, तो ये सब जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं माने जाते थे, इंडिया के नागरिक माने जाते थे, लेकिन स्टेट के सब्जेक्ट नहीं माने जाते थे। उसी तरीके से जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, वाल्मीकि समाज है, उनको भी उस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिलता था जो बाकी इंडिया के अंदर मिलता है। और वहीं औरतों के हक भी काफ़ी सीमित थे। स्पेशली इनहेरिटेंस लॉज उनके फेवर में नहीं थे, लेकिन अब वो इनहेरिट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, जैसे बाकी हिंदुस्तान में महिलाएं कर सकती हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पर वो अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती हैं। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ इट बट ऑल्सो फ्रॉम ह्यूमन राइट्स पार्ट ऑफ इट। दूसरी चीज, इस जजमेंट के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जल्द से जल्द वहाँ पर इलेक्शन कराने चाहिए और स्टेटहुड का दर्जा बहाल करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सराहनीय है और इस चीज़ की सराहना हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने करी है अक्रॉस द बोर्ड। आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है, उन्होंने ये कही है कि एक इस तरीके का कमीशन बनाया जाए जो ट्रुथ कमीशन हो। लोगों के ऊपर जो जास्ती स्टेट की तरफ से हुई है उसके बारे में भी बात हो, जो लोगों की तरफ से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हुई हैं उसकी भी बात हो। पाकिस्तान से आतंकवाद किस तरीके से आया है उसकी भी बात हो, और ये लोकल लोग बात जो करना चाहें वो बात करें। यानी कि अगर किसी का घर पाकिस्तानी आतंकवाद को लेकर तबाह हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इतने कई सारे ऐसे घर हैं कश्मीर के अंदर, आपके रजौरी पुंछ के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तानी आतंकवादी जबरन घुस जाया करते थे, खाना पीना पैसा डिमांड करते थे, और कई केसेस में आपको हैरानी होगी लड़कियां भी डिमांड कर देते थे, और ऐसे अनगिनत केसेस हैं। तो ये वाले केसेस भी बाहर निकल के आने चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वो हुआ। ये भी बात निकल के आनी चाहिए कि हमारे साथ फौज ने ये गलत काम किया, पुलिस ने ये गलत काम किया, सरकार ने ये गलत काम किया, और सब तरफ के दुख तकलीफ सामने आने चाहिए। कश्मीरी पंडितों का सच भी उन्हीं की ज़ुबानी बाहर आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सब होना चाहिए उससे पहले लोगों की याददाश्त जो है खो जाए, कमज़ोर हो जाए, और इस चीज़ को बहुत समय बीत जाए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा मरहम लगाने के लिए। बहुत सारा पानी बहा है इस पूरे 30-40 साल में। पाकिस्तान ने पुरजोर अपना दमखम लगाया इस देश के अंदर, और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर में खून बहाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकवाद के अंदर कोई भी कसर इन लोगों ने नहीं छोड़ी है। मैं बता रहा हूँ, अगर इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुजरिम अगर ह्यूमन राइट्स का है तो वो पाकिस्तान है। चाहे वो बांग्लादेश हो, आज बलूचिस्तान हो, या कश्मीर हो, पंजाब हो, इन लोगों ने दरिंदगी में कोई भी कोताही नहीं बरती। और यहाँ पर मैं अपनी सरकारों को दोष दूंगा कि आपके घर में कोई इस तरीके के काम तभी करेगा अगर आपका घर की दीवारें कमज़ोर हैं और आपके अंदर यकजहती नहीं है, आपके अंदर यूनिटी नहीं है। तो ये हमारे लोगों की भी कमी है और हमारी देश की भी ये कमी है, जिस कमी का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और पिछले 75 साल के अंदर ऐसे कितने काम करे जिससे हजारों लाखों लोगों की जानें गई हैं, लाखों लोगों की जानें गई हैं। कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम इसको
आंकड़ों में दर्ज करके और इसको भुला देते हैं। हमको सीख लेनी चाहिए, अगर सीख लेनी है तो मैं ये कहूँगा कि हमको फ़िलिस्तीनियों से सीख लेनी चाहिए कि सब बर्बाद हो गया, लेकिन वो जो भी उनका मौक़िफ़ है, जो भी उनका जज्बा है, उसको लेकर वो आज भी चल रहे हैं। और हम जो हैं बड़ी आसानी से ये सब चीज़ें भुला देते हैं। चाहे वो पार्टीशन हो, हमारे लोगों के घर तबाह हो गए, हमारे रिलीजियस प्लेसेस हथिया लिए गए, हमारी ज़मीन हमसे छीन ली गई। और पार्टीशन के बाद नॉर्थ ईस्ट नागालैंड और मिज़ोरम की इंसर्जेंसी में पाकिस्तान ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। याद रहे, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से ये इन आतंकवादियों को सपोर्ट करते रहे। बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान ये कि यहाँ से छुट्टी हो गई, उसके बाद भी ये बाज नहीं आया। नॉर्थ ईस्ट में अपने पुराने लिंक्स से ये बदतमीज़ियाँ वहाँ करता रहा। और इंडिया के अंदर 71 वॉर के बाद उसने पंजाब का एक महाज खोल दिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कश्मीर में उसने आग लगाई, मज़हब के नाम पर आग लगाई, और वहाँ पर क्या तबाही का मंज़र पेश किया, जिसके जख्म कई दशकों में जाकर हील होंगे। और पाकिस्तान, अगर आपको लगे कि वो बाज आ गया है, सुधर गया है, सुधर जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी फितरत बिल्कुल अलग है। हमने देखा कैसे वो पठानों के साथ उसने बिहेव किया, कैसे उसने अफ़गानी शरणार्थियों के साथ बिहेव किया। जब तक यूनाइटेड नेशन से पैसे मिलते रहे, वो पैसे लेते रहे और उनका गाना गाते रहे। जब पैसे बंद हो गए तो कितने बदतमीज़ी के साथ उनको उस अपने देश से रुखसत कर दिया। तो ये एक पाकिस्तान का बैकग्राउंड है। और मेरे ख्याल से जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सब तरफ की बात होनी चाहिए, तो जम्मू कश्मीर को स्पेसिफिकली बीच में रखते हुए ये सारी बातें होनी चाहिए। इसके अंदर चाहे इंडियन यूनियन की तरफ से गलत हुआ हो, चाहे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से गलत हुआ हो, या किसी की तरफ से भी गलत हुआ हो, सब की बात होनी चाहिए। आई थिंक दैट इज रियली इनक्रेडिबल ऑन पार्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब आखिर में बात करते हैं जज्बात की। इसका एक जज्बाती पहलू भी है। देखिए, धारा 370 जैसा मैंने कहा कि ये एक नोशनल सी चीज़ रह गई थी, ऐसा कई लोगों का मानना है कि इसके अंदर कोई दम नहीं था। इसके जो प्रोविजंस थे वो सारे के सारे डाइल्यूट हो चुके थे ओवर द ईयर्स, और इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर चीज़ का एक सिंबॉलिज्म होता है। हर चीज़ का एक मैं हमेशा ये किसी उदाहरण देता हूँ। जब हम बात करते हैं, जैसे अगर हमारी नज़रों के सामने बर्फ़ आ जाए, तो एक किस्म का साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होगा, एक सोच हमारे दिमाग में, एक जहन में कई सारी चीज़ें आएंगी बर्फ़ को देखकर। जैसे हम आग देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक डिफरेंट टाइप के थॉट्स आते हैं। लाइकवाइज अगर हम मंदिर को देखते हैं तो अलग थॉट आता है, मस्जिद को देखते हैं तो अलग थॉट आता है, लाइकवाइज। और इसी तरीके से अगर हम मज़हब की बात करें, अगर हम हिंदुज़म की बात करें, हिंदू की बात करें, तो एक दिमाग में पिक्चर बनती है। मुस्लिम की बात करें तो एक पिक्चर बनती है। सिख की बात करें तो एक पिक्चर बनती है। और ईसाई की बात करें तो एक अलग पिक्चर बनती है। तो वैसे हम सारे के सारे इंसान हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एकदम से एक पिक्चर बन जाती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सिंबॉलिज्म का मतलब होता है। कोई भी अगर हम सिंबल देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे साइकोलॉजी पर और हमारे थॉट्स पर आता है। तो उसी तरीके से धारा 370 का सिंबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसमें कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म के कतरे नज़र आते थे, शेड्स नज़र आते थे, चाहे वो कितना ही डाइल्यूट क्यों ना हो गया हो, लेकिन उस तरीके की एक फीलिंग ज़रूर वो देता था। और धारा 370 के हटने के बाद अब ये आप कह सकते हैं कि पूरा इंडिया जिस तरीके से आज की तारीख में है, वो वन है, यूनाइटेड है। और इसका फ़ायदा आम लोगों को होगा, आम कश्मीरियों को होने भी लगा है। आतंकवाद काफ़ी कम हो गया है, पत्थरबाजी की घटनाएं ख़त्म हो चुकी हैं। जो हुर्रियत के नेता थे वो आजकल दिखते नहीं हैं, कहाँ हैं। आए दिन
वैली के अंदर बंद हुआ करते थे, बच्चों के स्कूल मुतासर हुआ करते थे, उनकी पढ़ाई इम्पैक्ट हुआ करती थी, वो सब बंद हो गया है। ट्रेड अच्छा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बड़े ज़ोर शोर से हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो लोगों के फेवर में है। और आज भी इतनी बड़ी घटना के बावजूद पूरी कश्मीर घाटी में शांति रही, कहीं भी किसी भी दुकान का कोई शटर डाउन नहीं हुआ। ये संकेत देता है कि वैली हैज़ मूव्ड ऑन, लोगों को असलियत समझ में आ गई है और कहानी अब बिल्कुल चेंज है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे इमोशंस उबाल पर हैं, वहाँ पर तिलमिलाहट है और वहाँ के एक बड़े फेमस न्यूज़ एंकर हैं हामिद मीर, उन्होंने 5 अगस्त 2019 का डिसीजन और आज का जो जो वर्डिक्ट है उसको 16 दिसंबर 1971 के साथ जोड़ दिया और उन्होंने इसको पाकिस्तान के सरेंडर के तौर पर लिया और उसी तरीके से इन्होंने अपने वीडियो में बात करी। तो ये एक पाकिस्तानी सेंटिमेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे साथ कोई पाकिस्तानी जुड़े कल या परसों जो भी है, और पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर क्या इमोशन है इसके ऊपर बात करूँगा। हिंदुस्तान में क्या इमोशन है इसके बारे में तो मैं आपके सामने मुखातिब हूँ और आपको मैं बता ही रहा हूँ। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपने पूरा पॉडकास्ट देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।